अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहली बार मेरे को यहाँ पर देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अदिति है और पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाती हूँ। दिसंबर के लिए पढ़ना चाहते थे, उनको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है या उनको ये है कि कब क्लास स्टार्ट होगी, क्या होगा, तो देखो ये हेल्पलाइन नंबर मैंने इसी स्लाइड को दिखाया था, दोबारा इसीलिए दिखा रही हूँ। ये रहा वो स्लाइड, ये रहा वो नंबर, कॉल कर लेना। और एज प्रॉमिस जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी 1 जुलाई से अपन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में से एक है आप लोगों की मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, MLA। आप सभी लोग जानते हो हमारे पास में रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है MLA और APA दो सबसे फेमस फॉर्म्स है जिसमें आपके रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए जाते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। एक है आपका मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एक है आप सभी लोगों का APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एक छोटी सी मिस्टेक से भी पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म जो है वो है आप लोगों की, देखो स्कोर। ये जो है ये रिसर्च से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन में भी आपने इसको पढ़ा होगा। स्कोर की फुल फॉर्म होती है SCORE, है स्टडी कोऑर्डिनेटर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, याद रखिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हो MHRA, ये भी आप लोगों का एक तरीके का फॉर्मेट है, मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, या एसोसिएशन, याद रखें। आगे देखिए इम्प्रेस, ये तो एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, ठीक है, तो इम्प्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर कुछ ही फुल फॉर्म्स है, बट जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इम्प्रेस हो गया, SPSS हो गया, ये सारी फुल फॉर्म्स लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आई भी थी। फेज 1 में भी आपने देखा, स्टार्स की फुल फॉर्म आप लोगों की ऑलरेडी पूछी जा भी चुकी है, ठीक है। तो इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई। आगे चलो, आगे आप लोगों के लिए देखो होता है ICPR। ICPR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, ठीक है जी, ICPR। इसके अलावा आप लोगों को याद हो तो मैंने रिसर्च के डेटाबेसेस आपको पढ़ाए थे, अभी 2 से 3 वीडियो पहले ही आप लोगों को सारे रिसर्च के डेटाबेसेस पढ़ाए थे, तो याद रखिएगा। आपको याद रखना है JSTOR, जर्नल स्टोरेज, JSTOR की फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना, जिसमें स्कॉपस वगैरह सब हमने पढ़े थे, उरकुंड है ना, टर्निटिन। इसके अलावा होता है एक लासिस्ट। देखो लासिस्ट जो होता है, या बेसिक सॉरी आईसिस्ट, IASSIST, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोशल साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही ज्यादा बढ़िया इसकी फुल फॉर्म है और बहुत बड़ी भी है, ठीक है। तो ज्यादातर एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा आप लोगों से IASSIST की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोशल साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। IP तो हम जानते ही हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, आई मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन आता है आप लोगों का स्कोर, पता चल ही गया था हमको, स्टडी कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन, ICSSR। इनकी मैच द कॉलम में आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा होगा क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, इसका तो अलग से एग्जामिनेशन भी होता है। एरिक, ये भी आपने नाम सुना है गाइस, एरिक नाम, ये भी हम लोगों ने डेटाबेसिस के अंदर ही पढ़ा था। एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। इंटरनेट प्रोटोकॉल रहा टॉप IP में, ऑप्शन में। क्या बोलना चाहते हो शिव, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात, दोबारा बोलिए। देन नेक्स्ट आती है आपकी फुल फॉर्म IEEE, ये तो हम जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। फिर आती है स्टार्स, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अभी फेज 1 के अंदर ही आप लोगों का ये सवाल बना है, राइट, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ये चीज, तो याद रखनी है हमारे लिए, राइट। फेज 1 के अंदर ही यहां से सवाल आया था। स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, वेरी वेरी गुड पॉइंट। आगे देखिए JIF, जनरल इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्या होता है इम्पैक्ट फैक्टर? इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल के लिए होता है, राइट, किसी भी जर्नल के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। और एक और होता है जो कि होता है H इंडेक्स, वो हम किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए निकालते हैं। एक बार थम्स अप हो जाए अगर आप लोगों को याद हो ये चीज, तो सही है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जी, याद रखिए। आगे चले हम लोग, तो आपकी फुल फॉर्म APA की हो गई। SPSS तो जानते ही हो, ये हर बार रिसर्च के अंदर पूछा जाता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज
फॉर सोशल साइंस। फिर इसके अलावा होता है आप लोगों का, देखो एक फुल फॉर्म NCHER, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भी अभी आपके फेज 1 के अंदर पूछा गया है, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट देखिए फुल फॉर्म आप लोगों की SSRN, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, ठीक है जी। इसके अलावा एरिया, इसकी फुल फॉर्म अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, RPS, रिसर्च प्रमोशन स्कीम, ठीक है। इसके अलावा MHRA, मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन, फॉर्मेट है एक तरीके का। ICHR, ये भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। आगे देखिए STEM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। STEM की फुल फॉर्म क्या होती है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये तो आप जानते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में भी हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, याद रखिएगा। STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। हमको STEM मेथड्स बनाने होते हैं, STEM इंडल्ज्ड मेथड्स बनाने होते हैं नई नई टीचिंग टेक्नोलॉजीज के साथ में। CC आपको पता है, क्रिएटिव कॉमन, ये आप लोगों का 2022 के अंदर सवाल पूछा गया था और ज्यादातर बच्चों को CC से, क्योंकि हमने कॉपीराइट पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि ऑप्शन में कॉपीराइट भी था, बट कॉपीराइट इसका सही आंसर नहीं था। कॉपीराइट नहीं, क्रिएटिव कॉमन इसकी फुल फॉर्म होती है। कॉपीराइट के सिंबल के अंदर जो है वो क्या आता है, वो आप लोगों का इस तरीके से C बना हुआ आता है, वो अलग C है, ये अलग C है, याद रखिएगा। CC की फुल फॉर्म क्रिएटिव कॉमन्स। 2022 का जब मैंने पेपर सॉल्व किया था, जब पेपर्स आ गए थे सारे, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही सॉल्व करवाया था, आप जाके देख भी सकते हो वीडियो में। AMA, ये जानते हैं, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अगेन एक और रिसर्च फॉर्मेट है। इसके अलावा रेफरेंसिंग फॉर्मेट, सॉरी, स्पार्क, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्पार्क की फुल फॉर्म है। ये भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि स्टार आ गई है तो देखो स्पार्क भी पीछे ज्यादा रहेगा नहीं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने कोशिश ये करी है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो जाए सारी एक जगह एक ही वीडियो के अंदर आपके लिए हो जाए, इसीलिए ये आपके सामने है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम पे कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके के टॉपिक्स को रिवाइज किया करो। स्क्रीनशॉट हो गया, ये सारी चीजें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने है LMS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फेज 1 के अंदर भी इसका सवाल बना है। साथ ही साथ लर्निंग मैनेजमेंट जितने भी होते हैं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। मूक तो सब लोग जानते हो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये तो हम जानते हैं। मूक पे हर साल सवाल बनता है। मूक हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, NPTEL हो गया, इससे हर साल सवाल आता है। इस बार मूक कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर सवाल बना था फेज 1 के अंदर। आई होप कि आपने वो सॉल्व कर लिया होगा टीचिंग वाली क्लास में। स्वयं तो जानते हैं, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, ये तो हम सिंपल है। आगे आता है SQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एग्रीडेशन फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखो ज्यादातर फुल फॉर्म्स आप लोगों को हो सकता है याद हो गई हो, इतने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो। जो चीजें आपको याद नहीं होती सिर्फ वही आपके नोट्स में जानी चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक है। कैनवास भी LMS है, वेरी गुड प्रियंका। LD, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है जी। LD जो होती है वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। SQAAF, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बढ़िया फुल फॉर्म है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एग्रीगेशन फ्रेमवर्क। आगे देखिए LCMS, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखो LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, C लगा दूं तो कंटेंट भी इसमें आ जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS अलग से भी होता है, CMS अलग से भी होता है, ठीक है, वो भी अलग चीज होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा ड्रूपल, ये क्या है, एक CMS है, ठीक है। जब आपने देखे ना वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट्स पे बहुत सारा टेक्स्ट आपको दिखता है, बहुत सारे ग्राफिक्स, इमेजेस दिखती है, लिंक्स दिखते हैं, वो कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेबसाइट का कंटेंट। अगर मुझे कोई ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग, ठीक है, मुझे कोई ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग लिखने के लिए मुझे एक CMS की जरूरत होती है, जैसे ड्रूपल, जैसे वर्डप्रेस, याद है, ये आप लोगों के CMS के एग्जांपल्स है। मूडल, गूगल क्लासरूम, ये आपके LMS के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो LCMS, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आता है आपका स्पॉक, स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल JRF अड्डा पे एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, दैट इज व्हाट, अ स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। आगे चले, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम इन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये तो आप सब लोग जानते हो, टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमारे देश के अंदर ये
फिर आता है परख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परख की फुल फॉर्म भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमने कई बार ये टर्म पढ़ा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक होलिस्टिक। ये क्यों पढ़ा है? जैसे सीसीई पैटर्न क्यों पढ़ते हैं हम? होलिस्टिक मतलब होता है ओवरऑल, नॉट जस्ट एकेडमिक्स, बट इसके अलावा भी बियॉन्ड एकेडमिक्स भी हम लोगों को सभी तरीके की ग्रोथ देखनी होती है एक लर्नर की। तो इसीलिए परख भी क्या है, इसी तरीके का एक स्कीम था। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसके अलावा ADHD आप लोगों का अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग पढ़ते हैं। CMS OER कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बता दिया। VILD वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे नरोर भाई देखो, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसके अलावा आपका SIATP स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, OHI अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट। फिर आप लोगों का SCORM शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल, बहुत ही कम लोग होंगे जिसको इनकी फुल फॉर्म पता होगी। WBT ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, WBT। ठीक है, अगर आपको याद हो 2022 में जब मैंने ICT का क्रैश कोर्स करवाया था, उस टाइम पे मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई थी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और आप लोगों का वेब बेस्ड ट्रेनिंग। जैसे आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होता है उसको हम CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। आपका WBT मतलब वेब बेस्ड ट्रेनिंग। ये सब फुल फॉर्म्स हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ ली थी, पर याद रखिएगा। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा प्रगति प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर गर्ल्स एडवांसमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन इनिशिएटिव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है आइडिया। आइडिया आप लोग जानते हो क्या है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। इसके अलावा भी कोई और फुल फॉर्म होती है क्या आइडिया की, बताइए मुझे। अच्छा, स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने स्टार मार्क भी कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, मैंने ये तीसरा वीडियो है जो मैं फुल फॉर्म पे बना रही हूँ। दो तो मैंने ICT से ओरिएंटेड ही बनाए थे, आज मैं कंप्लीट पेपर 1 से ओरिएंटेड बना रहे हैं। वीडियो लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए गाइस, अगर आपको जेन्युइनली लगती है कि आपके लिए कंटेंट बनाने में मेहनत हो रही है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पेज देखते हैं। देन आता है आपका NSQF, ये भी अभी आप लोगों का आया है फेज 1 के अंदर, इंपॉर्टेंट है। NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, हम सभी लोग जानते हैं इसकी फुल फॉर्म। देन आपका आता है KAPILA कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उनमें से जो एक है वो है आप लोगों का कपिला। ठीक है ना, याद रखेंगे, कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस। IP क्या होता है तो हम जानते ही हैं। ठीक है, IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देन आता है SCMEI, यानी आप लोगों का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों के लिए अभी थोड़े टाइम पहले एक नया वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आके बहुत सारे चेंजेस जो किए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को याद हो तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट MEME स्कीम आ गई है, CC पैटर्न को भी रिमूव करने की बातें की जा रही है। बहुत सारे चेंजेस है जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो आई थी उसके बाद लिए गए थे। ये भी उनमें से एक है जो आपको याद रखना है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल कमीशन भी आप लोगों के लिए काम यहाँ पर कर रही है। डेफिनेटली आप लोगों ने हायर एजुकेशन में इसके बारे में पढ़ा होगा। इग्नू हम सब लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर, हर साल। और कब ओपन हुआ था इग्नू का डेट मुझे बता सकते हैं? 1985, वेरी गुड। आगे देखिए CEC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो आप लोगों का कई बार आ चुका है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, CEC। एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन अचीवमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट इनकी तो रैंकिंग पर भी सवाल बन जाता है। NISP नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, हमारे देश के अंदर स्टार्टअप की एक लहर आई है,
आपको पता है ना? तो भाई याद रखेंगे नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, NISP, NIOS भी होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों पे ही क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार। स्वयं तो जानते ही हो। नैक हो गया, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल। अच्छा, नैक जो है उसको आप किसी और नाम से भी आप जानते हो, कोई मुझे बता सकता है क्या? नैक का हम कोई और नाम भी जानते हैं, जो नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल है, इसका एक और नाम है जिससे हम इसको जानते हैं। जल्दी से बताएंगे मुझे, ये भी सवाल आ चुका है। SSA सर्वा शिक्षा अभियान, SSA, IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल, IEV इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, स्टार्टअप से ही रिलेटेड है। ठीक है, NSIGSE नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, जैसे हमारे स्टेट की अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, तो जो लड़कियां सेकेंडरी करती हैं, मेरिट में आती हैं, सीनियर सेकेंडरी मेरिट में आती हैं, उनको स्कूटी दी जाती है, लैपटॉप्स दिए जाते हैं, है ना? मेरी एक दोस्त है, उसको मिले भी थे। आगे देखिए आप लोगों का NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आगे देखिए NMEICT ये बहुत डिफिकल्ट है, ICT भी है इसके अंदर। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मुझे अच्छे से याद है, 3 साल हो गए लगभग, मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। 20 फरवरी को मैंने पहली बार, 18 फरवरी को मैंने पहली बार अपनी ऑनलाइन क्लास ली थी, और मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए थे, रिसर्च पढ़ाया था, ICT पढ़ाया था, कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था। तो मैंने उस टाइम पे नोटिस किया था बहुत सारे बच्चे ICT की फुल फॉर्म भी गलत लिख रहे थे। आज भी आपको मिल जाएंगे, 1-2 तीरम खान तो मिलते ही हैं, बढ़िया। ICT की फुल फॉर्म गलत, भैया देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर UGC ने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ ICT और IT का वो वेन डायग्राम भी होपफुली आप लोगों को याद होगा, राइट? ICT के अंदर जो है वो आप लोगों का IT आता है, कृपया करके इसको याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ये MSO भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे देखिए आप लोगों का IRINS इंडियन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है पिछले साल एग्जामिनेशन के अंदर। आगे देखिए SIC स्कूल इनोवेशन काउंसिल, NBA नेशनल बोर्ड, ये देख लो आपका लिख भी दिया है भाई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीगेशन। आगे NCERT वेरी वेरी पॉपुलर, नेशनल काउंसिल एंड एजुकेशनल रिसर्च प्रोग्राम एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NAT हो गया, नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी। पहले देखो NSDC है आप लोगों का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। दीक्षा, ये सब हम लोग जानते हैं, दीक्षा पोर्टल बहुत ज्यादा फेमस। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, संकल्प प्रोग्राम, स्किल एक्यूशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। नेक्स्ट देखिए CBSE, सब जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE बोर्ड आज से स्टार्ट भी हो रहा है, 12th केमिस्ट्री का पेपर है, याद होगा। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NPTEL, ये तो आई थिंक रिपीट हो गया, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। इसके अलावा युक्ति प्रोग्राम, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। कोविड से रिलेटेड जितने भी इनोवेशन हुए हैं वो सारे के सारे इसमें। कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे देश के अंदर बूम पे रहा था, एक्सपर्ट सिस्टम्स हमारे देश में सबसे ज्यादा बने थे। दीक्षा जी बिल्कुल, हमेशा किसके लिए है जी? टीचर्स के लिए, वेरी गुड। NAEP नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। नीट ये डबल ई वाला नहीं है, EA वाला है, नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। देन ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। इसके बाद बच्चे D लगा देते हैं कि मैम D आएगा इसके बाद, तो 2 की पावर 664, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आगे देखिए, ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स, एरिया आई थिंक दोबारा आ गया, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। देन आपका NIRF रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस वक्त जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग, NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमारे देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? हमारे देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी अलग आएगा, कॉलेज अलग आएगा, जल्दी जल्दी से बताओ। NIRF रैंकिंग के अंदर हमारे देश का नंबर 1। फिर आपका NITR नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ
टेक्नोलॉजी और टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 1 के अंदर इसका सवाल आप लोगों का बना भी था। आयुष प्रोग्राम, आयुर्वेदा, योग हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, उन्हीं हो गया, सिद्धा हो गया एंड होम्योपैथी हो गया। ये सबका मिला जुला के आप लोगों का आयुष प्रोग्राम है। आयुष प्रोग्राम के अंडर ही हमारे पास में बहुत सारी एप्लीकेशन भी आई थी, याद है क्या? देन सीईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास यूनिवर्सिटी है? मैंने यूनिवर्सिटी पूछा है, मैंने यूनिवर्सिटी पूछा था। कॉलेज आईआईटी मद्रास है, पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। मैं कॉलेज के पहले यूनिवर्सिटी भी पूछी थी, जो आपने नहीं बताई मुझे। चलिए जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आईआईएससी बेंगलोर। आर यू श्योर? पक्का? जेएनयू आएगा, डीयू आएगा कि आईआईएससी आएगा? श्योर हो? चलिए देखते हैं आगे। देखो, पेंसिल्स की प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, SQAAF, आई थिंक रिपीट हुआ है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एग्रीगेशन फॉर्मेशन। नीति आयोग जानते ही हो आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी आया था नीति आयोग? कोई मुझे ये बता सकता है क्या? हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उनकी जगह आया था क्या? क्या इसके जो हेड होते हैं वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्या? मुझे ज्यादा नहीं आता है हायर एजुकेशन, बट स्टिल थोड़ा बहुत बताइए, मुझे भी सिखा दीजिए। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये जो है आप लोगों का क्या 2015 के अंदर आया था क्या? थोड़ा बता दो, क्या मैं ये सही बोल रही हूँ? नीति आयोग के बारे में सारी चीजें, NIEPA के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी वेरी सिंपल, ये फेज 1 के अंदर पूछा जा चुका है गाइस। ठीक है, आप लोग अगर एनालिसिस वाला वीडियो देखते हो तो मैंने एक ही वीडियो बनाया एनालिसिस वाला डिटेल में, उसमें बताई थी मैंने ये चीज आपको। कैब हो गया, ये भी आया था आप लोगों के एग्जामिनेशन में, कैबी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पढ़िए। डाइट, वही जिस पे आप रहते हो पूरे जीवन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की गई थी, काउंसिल के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। NCFSE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCPFECCE, है ना? पूरी राम कथा ही लिख दी है इसके ऊपर तो, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थोड़ा बहुत। सही बोलिए कि मैंने नीति के बारे में बात है? अच्छा, पता नहीं कैसे मेरे को याद रह गया होगा। देन आता है आप लोगों का NHEQF, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आगे देखें आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यही चीज मैं बोल रही थी, ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस पर भी काफी बात किया गया है। आपको पता है ना, हमारे देश के अंदर अलग अलग सिस्टम नहीं चलेंगे, एक ही रैंकिंग सिस्टम चलेगी, है ना? और एक ही एंट्री, 1 एंट्री। जब से GST आया, मोदी जी को बहुत पसंद आ गई ये चीज, हर चीज में एक, है ना? 1 नेशन 1 टैक्स, फलाना नेशन 1 रैंकिंग, सब 1 हो गया है। कुछ दिनों में हम भी 1 ही हो जाएंगे, आर्ट्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, कुछ ना पढ़ो, सब बराबर। मजाक कर रही हूँ। नेक्स्ट है आप लोगों का मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। देखो, जिन भी बच्चों को ये वाली सारी फुल फॉर्म्स मेरे जैसे हाल है, नहीं होती है याद, है ना? खैर मेरे से तो आप बेटर ही हो, बट स्टिल अगर मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट भी हो तो मेरे हिसाब से इस तरीके से एक जगह इनको लिख लो, ठीक है? और 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे फुल फॉर्म्स का एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा, ये तो तुम मान के चलो। एक तो सवाल आएगा, मैच द कॉलम आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है, ज्यादातर मुझे मैच द कॉलम के ही लग रहे हैं, तो भाई इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। गारंटी 2 नंबर 4 नंबर है आपके ये। नेक्स्ट देखिए, NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE भी होता है टीचर एजुकेशन के लिए, जो काउंसिल बना हुआ है, ये बन चुका है सवाल पहले। NHERC, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है फेज 1 के अंदर, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी
काउंसिल। ठीक है, फेज 1 में भी सवाल बने हैं कुछ के तो, और कुछ के सवाल 2022 से भी है जिनसे ये ली रही है। ठीक है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ठीक है, मैं सारी पीडीएफ तुमको दे देती हूँ, तो मैं क्लास ही क्यों बना रही हूँ? पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो। मतलब पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे मेरी बात, पहले पीडीएफ पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मेरे पास समय रहता है तो मैं पीडीएफ डाल देती हूँ, अगर नहीं भी रहे तो पीडीएफ नहीं है तो ये तो है, स्क्रीनशॉट्स तो हैं, वीडियो तो रहेगा। मतलब मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, पीडीएफ दे देंगे। मतलब क्या मजा आता है पीडीएफ कलेक्ट करने में। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, NCIVE नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर हमारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, जिसके हेड कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे? कस्तूरी रंजन थे। क्या कस्तूरी रंजन कमेटी थी? NIDI नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पेज पे मैं आ जाती हूँ। ठीक है, देन आप लोगों को आता है UNDP, बहुत ही जरूरी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई होप कोई तो ऐसा बच्चा होगा क्लास में जिसने वो देखा होगा, मैंने जिसमें प्रिंसिपल ऑर्गन्स आपको UN के पढ़ाए थे, UN के बारे में पढ़ाया था। आई थिंक JRF अड्डा पे नहीं पढ़ाया, वो मैंने पहले पढ़ाया था आप लोगों को, बट अगर आप हो पुराने स्टूडेंट तो आपको याद होगा। यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उनके ऊपर हमने बात करी थी, उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमने बात करी थी, राइट, कहाँ पर है। जैसे कि डेवलपमेंट प्रोग्राम मुझे बता सकता है UNDP और UNEP, ये दो हमारे सबसे ज्यादा काम के हैं। एक तो नैरोबी के अंदर है और एक कहां पर है, ये UNEP नहीं, UNDP पूछ रही, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो तो नैरोबी के अंदर है, केनिया के अंदर है ना, नेटिव प्लेस आपका। ये बता दो, UNDP बताओ, डेवलपमेंट प्रोग्राम कहां पर है? अमेरिका के अंदर है, यूक्रेन के अंदर है, यूक्रेन में तो कुछ भी नहीं है अब, रशिया के अंदर है, कहाँ है बता दीजिए। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत ही ज्यादा जरूरी। देन आपका UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, नहीं मेरे को नहीं आता है, बस मैं तो ऐसे ही तुक्का लगा रही हूँ। क्या ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आता है? आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ाती हूँ एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन, बट स्टिल आपने पढ़ा हो, मुझे भी बता देना मैं सही बोल रही हूँ क्या। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ILO, हाँ साइड हो जाती हूँ मैं बिल्कुल। और अरे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ILO का हेडक्वार्टर एक ऐसी जगह है जो आपका फेवरेट हेडक्वार्टर है, हिंट भी दे दिया, एक ही है, अरे एक ही है आपका भैया, डेस्टिनेशन एक ही। जब भी ऑप्शन में कुछ समझ नहीं आता तो मैम हम एक ही HQ लगा के आते हैं, दैट इज जेनेवा, जेनेवा। और वो भी स्विट्जरलैंड की कैपिटल समझ के, जो कि है नहीं, स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं है। आगे देखिए, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को बहुत फेमस है और हमको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए अगर हमको इसकी फुल फॉर्म नहीं आती, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी आनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है HQ। क्या ये पेरिस के अंदर है? मुझे नहीं पता, एक बार बता दो, कंफर्म कर दो। आगे देखो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है या फिर न्यूयॉर्क के अंदर है? हाँ सारे जेनेवा के अंदर बता दो तुम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाए थे कोविड पीरियड के अंदर, ये भी मैम जेनेवा के अंदर है, ठीक है। आप कंफर्म कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही तुक्के लगा रही हूँ। ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, आपको पता है ना हमारे ओजोन लेयर के अंदर होल है, वैसे तो आपको पढ़ाया होगा एनवायरनमेंट में ये, बट वो होल अब कम हो रहा है धीरे धीरे,
याद, मतलब अगर आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर वगैरह तो। ईपीए की बात करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसमें चिल्ड्रन के साथ साथ विमेन का भी है, ठीक है। इसके अलावा आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन, इसका हेडक्वार्टर बता सकता है कोई मुझे? आईयूसीएन का हेडक्वार्टर्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यूनिसेफ के ऊपर मैंने एक एग्जामिनेशन दिया था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा एग्जाम था, शायद सीजीएल था, या तो सीजीएल था या सीपीओ था, दोनों में से किसी एक के अंदर मेरे पास में मेरे एग्जाम में ये सवाल आया था। 2018 की बात होगी, 18-19 की बात होगी। आप लोगों से ये पूछा गया था, या मतलब हमारे एग्जाम में आया था कि हमारे देश में, इंडिया का एक ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जो यूनिसेफ का सबसे ज्यादा बार ब्रांड एम्बेसडर बना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था एक बार। हाँ इमरजेंसी रह गया यहाँ पर, सॉरी, इमरजेंसी भी आएगा। थैंक यू जूही, है ना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसमें विमेन भी इंक्लूडेड होती है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां बता रहे हो? स्विट्जरलैंड में। कंफर्म है क्या ये? पक्का? जेनेवा तो नहीं है ना? नहीं, अमिताभ बच्चन इसका आंसर नहीं है। वेरी गुड शीतल, ये आई थिंक मैंने डिस्कस किया है कि कभी पहले। प्रियंका चोपड़ा इसका सही आंसर होगा गाइज, ठीक है। यूनिसेफ के सबसे ज्यादा बारी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अमिताभ बच्चन नहीं, हमारे देश के प्रियंका चोपड़ा जो कि एक एक्ट्रेस है वो बनी है। अमिताभ बच्चन भी एक्टर ही है वैसे तो। आगे देखिए, डीडीटी, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। वेरी गुड, स्विट्जरलैंड, जी लैंड, है ना, ग्लैंड बेसिकली। जेनेवा नहीं है स्विट्जरलैंड के अंदर ही। डीडीटी बहुत जरूरी है। डीडीटी से तो मैंने आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी सुनाई थी, कभी याद हो तो। EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत जरूरी है, फेज 1 के अंदर आया हुआ है। EMS, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे LMS था, CMS था, वैसे ही आप लोगों का क्या है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। PCB, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, बहुत ही ज्यादा फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है इनकी, डीडीटी की, VOC की, है ना, PCB की। WWF, वर्ल्ड वाइड, अरे WWF याद है क्या? बचपन में देखते थे WWF, WWE। ये वो अंडरटेकर वाला नहीं है, ठीक है ना, अंडरटेकर वाला नहीं है, स्मैकडाउन और रॉ वाला। ठीक है, क्या है आप लोगों का? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है जी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, सही तो है फुल फॉर्म? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन सही तो है। डीडीटी की फुल फॉर्म कौन बोल रहा है गलत है? डीडीटी भाई सही है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यही तो है। ठीक है, यूएनडीपी हो गया, नेशनल, अच्छा ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम। साइट्स, ये भी आप लोग जानते हैं, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर फुल फॉर्म्स आती है कंप्यूटर के नेम के अकॉर्डिंग। यहां से एक फुल फॉर्म किसी भी मैच द कॉलम के अंदर या डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर आप लोगों से आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी ही आएगी, है ना। तो आपको मान के चलना है, जैसे कि यूनिवैक क्या होता है, आईनैक क्या होता है, ईडीसैक क्या होता है, इस तरीके से फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। तो जल्दी जल्दी से देखो मैं बोल देती हूँ आपके लिए। देखो ABC कंप्यूटर करके एक कंप्यूटर आया था, ABC के अंदर जो ये A है, B है और C है बच्चे, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके डेवलपर के ही नाम है ना। तो एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये है आप लोगों का क्या, ABC कंप्यूटर। आगे बात करूं तो EDVAC, ये जो EDVAC होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो मैं फिर बोल रही हूं, वेरिएबल है, बहुत सारे बच्चे इसको वीडियो या कुछ और लिख के आते हैं पर ये करेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। EDVAC, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। PDP, पर्सनल कंप्यूटर के लिए हम लोग इसको यूज करते थे। अच्छा मुझे कोई बता सकता है क्या, कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन आई थी मैम, अलग अलग जनरेशन बोले तो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4,
है ना। उन जनरेशन के अंदर जो आप सभी लोगों की सेकंड जनरेशन थी, ट्रांजिस्टर वाली जो जनरेशन थी, वहां पर हम लोगों ने ये पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग, आपको याद है एक जमाना था जब पेजर जैसे चीजें चलती थी, याद है कि भूला बिसरा जमाना था, पेजर्स चलते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती थी। पीडीपी इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चे, याद रखोगे क्या। आईनैक, आईनैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आपका आईनैक है, अब तक सबसे ज्यादा इसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की जगह मैम ऑप्शन के अंदर कैलकुलेटर आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या, भाई कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है। आगे देखो यूनिवैक, यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो आप लोगों को यूज करने मिला था, यूनिवैक। ये जनरेशन 1 के कंप्यूटर्स है दोनों के दोनों, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका ईडी सैक, ईडी सैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, सही है। आगे देखिए नेक्स्ट आती है आपकी सीडीसी, सीडीसी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखो आईबीएम, आईबीएम बहुत बड़ी आपकी एक कंपनी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सालों से चली आ रही है। आईबीएम को हम बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं, ये इसका निकनेम है। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि भाई बिग ब्लू क्या है तो आपको पता होना चाहिए बिग ब्लू जो है मैम वो आईबीएम है। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आईबीएम आज तक चली आ रही है तब से, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, तो बहुत पुरानी कंप्यूटर की कंपनी है, मशीन्स बनाते हैं, हार्डवेयर भी बनाते हैं ये। आप सभी लोगों ने आईबीएम के लैपटॉप्स भी देखे होंगे। कुल मिला के आईबीएम बहुत ही फेमस मशीन है ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बिग ब्लू, सही है, निकनेम है इसका। जैसे आपका चिंटू मिंटू टोंटू पोंटू होता है ना, वैसे इसका क्या है, बिग ब्लू। नेक्स्ट आता है आपका डीईसी, डीईसी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। सारी की सारी फुल फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है जी। मैं चलूं आगे पेज पे, जब भी कुछ समझाने को अगर समझा दूंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो आपके लिए मेमोरी टर्म जो होती है ना, मेमोरी, कंप्यूटर के पास में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस, ये दो मेन चीजें हैं जिनकी बदौलत हम पूरा कंप्यूटर पढ़ते हैं, पूरे कंप्यूटर को समझते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से जो चीज पूछी गई है वो ये है कि मेमोरी जो होती है हमारी, जैसे कि आप लोगों को पता है सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, टर्शरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती है। उन सभी मेमोरीज से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स है जो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। अच्छा, मेरी भाषा में जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते होंगे, टैटू वाला टॉपिक्स हमेशा पढ़ाती हूँ ना आपको, तो ये टैटू वाले टॉपिक्स है मेमोरी यूनिट। एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, फुल फॉर्म भी आती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, एस रैम बहुत जरूरी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो एस रैम है यही आपकी कैश मेमोरी कहलाती है, याद रखेंगे। जो आपकी कैश मेमोरी है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होती है। और ये किन की बदौलत बनती है, याद रखेंगे, ये फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनती है। किनकी मदद से, फ्लिप फ्लॉप। मैम फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जो 1 बिट एट अ टाइम स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, सही है। CDRW, देखो CDRW का मतलब, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का मतलब होता है रीराइटेबल। देखो आपके लिए कंप्यूटर में जब भी मेमोरी वर्ड्स आएंगे, स्पेशली ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज मैम समझ नहीं आया बेटा, ऑप्टिकल स्टोरेज जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे चलता है ना, लाइट वाली टेक्नोलॉजी पे चलता है। जैसे सीडी, इससे पहले वाला जो जमाना था हमारा, वहां पर सीडी चलती थी, डीवीडी चलती थी। हमेशा आप या तो RW देखोगे उनके आगे, या आप देखोगे केवल R, केवल W भी देख सकते हो। देखो ये जो केवल R होता है ना, इसका मतलब होता है रिकॉर्डेबल, इसका मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेबल। और ये जो आप लोगों के लिए RW होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रीराइटेबल। आप इसके अंदर एक बार लिखने के बाद इसको हटा के दोबारा से लिख भी सकते हो। कुछ सीरीज ऐसी आती थी मैम जिसके अंदर हम एक ही बार क्या कर सकते थे, एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते थे, एक ही बार लिख सकते थे, दोबारा उसके अंदर मिटा के नहीं लिख सकते थे। जैसे आप लोगों के घर में कभी प्रिंटर आया होगा, कभी कंप्यूटर आया होगा, तो उसके लिए उसका एक CD आती थी मैम, ड्राइवर आता था उसका। नया नया प्रिंटर आया है तो नया नया प्रिंटर तो हार्डवेयर, उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो हम हमारे कंप्यूटर में उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। अरे याद आ रहा है क्या ये सारी चीजें, समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूं।
तो ये जो ड्राइवर आता था, आप इसके अंदर जो लिखा हुआ डेटा था सीडी के अंदर, क्या उसे डिलीट कर सकते थे? क्या उसके ऊपर अपनी तरफ से कोई फोल्डर ऐड कर सकते थे क्या? नहीं, वो नहीं है। बट आप खाली सीडी लेके आते थे, खाली सीडी के ऊपर लिखते भी थे, उसको मिटाते भी थे, दोबारा से कुछ नया भी लिख सकते थे। तो वो होता है रीराइटेबल। दो ही प्रकार के होते हैं, रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल, जिसमें दोबारा लिखा जा सकता है। और सीडी तो सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क की फुल फॉर्म होती है। देन अगर मैं बात करूं, देखो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, देन आता है आप लोगों के लिए पी रोम। आप लोगों के लिए जो रोम है उसी में एक और प्रकार है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है कि नॉन वॉलेटाइल होती है? जरा बताएंगे मुझे सभी लोग, वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है? जल्दी से बता दें, जल्दी। मैम जो आप लोगों की रोम होती है वो होती है नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल। बत्ती बंद, बत्ती गुल, मीटर डाउन वाली सिचुएशन है। जैसे ही लाइट चली जाएगी मैम, पावर सप्लाई कंप्यूटर का चला जाएगा, आपकी मेमोरी में रखा हुआ डेटा उड़ जाएगा। इसे कहते हैं वॉलेटाइल। और मैम अगर ऐसा हो कि बत्ती गुल फिर भी मीटर चालू, यानी कि आपकी पावर सप्लाई खत्म होने के बाद भी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर रखा हुआ डेटा जिंदा रहे, परमानेंटली सेव रहे, तब उसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। वेरी गुड, जितने भी बच्चे नॉन वॉलेटाइल कह रहे हैं, वॉलेटाइल नहीं, नॉन वॉलेटाइल। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो नॉन वॉलेटाइल है ये, इसके अंदर से डेटा डिलीट नहीं होता है। बट मैम हमें करना है, हमको जीवन में बहुत कीड़ा है, हमको तो करना है, हम नहीं कर सकते हैं। बट जो मैन्युफैक्चरर है, जिसने उस मेमोरी डिवाइस को बनाया है, वो क्या कर सकते हैं? वो उसे मिटा के उसमें कुछ नई चीज लिख सकते हैं। इस तरीके की रोम मेमोरी को हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ये होती है दो टाइप्स की। एक होती है आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और एक होती है सिंपली इरेजेबल। यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इरेजेबल है, मतलब इसके अंदर डेटा रखा है, डेटा को आप पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हो। एक एक करके डिलीट नहीं कर सकते, पूरा का पूरा एक साथ डिलीट होगा। मार्क करिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये होता है यूवी रेडिएशंस की मदद से, मतलब धूप में रख दो, धूप में रख दो, डेटा उड़ जाएगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओनली एंड ओनली द मैन्युफैक्चरर कैन डिलीट इट। हम नहीं डिलीट कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सिर्फ मैन्युफैक्चरर कर सकता है। मैन्युफैक्चरर मैम अगर एक एक करके डेटा को डिलीट करना चाहे तो, आपने तो बोला कि धूप में रख दो, पूरा का पूरा डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। बट मैं ये चाहती हूँ नहीं, एक एक करके डेटा डिलीट हो। एक एक करके पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है तो भाई इलेक्ट्रिकली करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूरज जी है, चंदा मामा होते हैं, सूरज दादा होते हैं ना, तो सूरज दादा जी जो है वो तो एक साथ निपटा देते सारे डेटा को, हमें एक साथ नहीं निपटाना है। तो हम क्या करेंगे? हम आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? उसको चार्ज कर देंगे, जिसकी वजह से ये आपका एक एक करके डेटा को डिलीट करेगा। मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल है, मैं हमेशा क्लास के बीच में आप लोगों को इस तरीके से छेड़ती रहूंगी, क्योंकि ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देखते हैं कितने बच्चे जो आंसर कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो आप लोगों के लिए रीड ओनली मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी जो है, उसके अंदर ऐसा कौन सा प्रोग्राम रखा रहता है जिसकी वजह से जो कंप्यूटर है उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसके बिना कंप्यूटर रन भी नहीं हो सकता, कंप्यूटर शुरू भी नहीं हो सकता, चल भी नहीं सकता। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो रोम के ऊपर रखा रहता है? और आपका जो रोम है, क्या हम उसे फर्मवेयर कह सकते हैं या नहीं? ये भी मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं आगे बढ़ जाती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलो, है ना, लाइव चैट में आंसर देते चलो। देन आता है आप सभी लोगों के लिए, रोम तो हो ही गया है ना, देन सीडी हो ही गया है। उसके बाद में आता है आप लोगों का डायनामिक रैम। क्या आता है जी? डायनामिक रैम। ये जो डायनामिक रैम है, इसके अंदर डी जो है वो स्टैंड करता है आपके लिए डायनामिक के लिए। और ये जो है ये बनते हैं किन की मदद से? ट्रांजिस्टर की मदद से बनते हैं, ट्रांजिस्टर्स की मदद से ये बनते हैं। आपके लिए जो ये डी रैम है ये और कुछ नहीं है, ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही है, जो आपकी मेन मेमोरी जिसको आप बोलते हो ना, जैसे कि आपका एस रैम क्या बताया? कैश मेमोरी। वैसे ही डायनेमिक रैम का मतलब है आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी जिसको कहते हैं, जहां पर पहली बार प्रोग्राम आके प्रोसेस बनता है। अरे बहुत ही बढ़िया, यहाँ तो सारे के सारे इंटेलिजेंट बच्चे ही बैठे हैं यार, बहुत ही बढ़िया। इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गए आप? सुबह सुबह बादाम खाए थे क्या उठते ही? बिल्कुल मैम,
आपने जो सवाल पूछा है हम उसका जवाब दे देते हैं। क्या इसको फर्मवेयर कहा जा सकता है? यस इज द करेक्ट आंसर। रोम के अंदर ऐसा कौन सा प्रोग्राम रखा रहता है? तो मैम यहां पर रखी रहती है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग, यानी कि आपका बूटिंग प्रोग्राम, बूट स्ट्रैप। ठीक है ना। अभी जो मैं जॉब कर रही हूँ ना, कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी निकली थी राजस्थान के अंदर, आपको पता है उसके अंदर यही सवाल पूछा था मुझसे। मतलब बहुत सारे सवाल थे, 150 सवाल थे, उसमें से एक सवाल ये भी था, बूट स्ट्रैप। पता है सवाल कैसा पूछा गया था, किस लेवल का पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि बूट स्ट्रैप बायोस के ऊपर रखा है और बायोस फर्मवेयर के ऊपर रखा है, या इनका सीक्वेंस क्या होता है, ये सवाल पूछा गया था। पर एनीवेज आपको ये समझना है कि बूट स्ट्रैप क्या होता है। बूटिंग प्रोग्राम, दो तरीके की बूटिंग है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, वो वाला सिचुएशन है। ठीक है ना। अब देखो सीन आगे, मैंने कहा रैम। रैम यानी कि मेन मेमोरी, जहां पर पहली बार प्रोग्राम आके प्रोसेस बनता है, डायनामिक रैम। आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, रजिस्टर्स, 3 ऑप्शन दे रही हूं और मैं आपसे बोल रही हूं कि हाईएस्ट या जिसके रिफ्रेश होने की फ्रीक्वेंसी सबसे तेज होती है उस तरीके की मेमोरी कौन सी होती है? कौन बताएगा भाई? हाईएस्ट या हाईली फ्रीक्वेंट मेमोरी, हाईली फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश्ड मेमोरी कौन सी होती है? जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आ गया मैम कि आपके प्रोटोकॉल से रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म्स है जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले HTTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है जी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम जब डेटा को सेंड कर रहे हैं, डेटा को जब रिसीव कर रहे हैं, तो देखो तमीज होना जरूरी है। अब आप इंडिया के अंदर गाड़ी चलाते हो तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड ड्राइविंग कंट्री है, जब आप दुबई में जाओगे तो राइट साइड ड्राइविंग कंट्री हो जाएगी। तो आपको हर जगह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे वर्क करता है, गाड़ी किस तरफ चलानी है, पैदल कहाँ चलना है, खाना कैसे खाना है, डस्टबिन में खाना कहाँ फेंकना है, मतलब कचरा कैसे फेंकना है, मतलब रूल्स पता होने चाहिए ना। अब जहां रह रहे हो वहां के रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैम जब इंटरनेट की दुनिया के अंदर, नेटवर्क की दुनिया के अंदर हम किसी को कोई फाइल भेज रहे हैं, किसी से हम कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ये डेटा शेयरिंग के लिए हमने एक समान प्रोटोकॉल बनाया है कि सभी लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। वो रूल कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप गूगल पे जाते हो, लिखते हो ना कि JRF अड्डा, जब आप jrfadda.com खोलते हो तो उसके आगे अपने आप www लिखा आता है, उसके आगे अपने आप HTTP कोलन और 2 स्लैश लगे आते हैं। वो जो HTTP है वो प्रोटोकॉल बता रहा है। अब ये जो है, हम डिजिटल हाइजीन की बात कर रहे थे ना कल की क्लास में, डिजिटल हाइजीन, नेट के ऊपर तमीज से काम करना। क्यों मैम? बहुत सारे मैलवेयर्स हैं, बहुत सारे मैलिशियस इंटेंट वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप पे नजर रखे हैं कि कब इसको किडनैप करे, काली पहाड़ी के पीछे लेके जाएं और इसके घर वालों से पैसे मांगे, फिरौती मांगे, रैंसमवेयर है ना, टॉर्जन हॉर्सेस, वायरसेस, वॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे लोग हैं जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं है, आपका पर्सनल डेटा चुराने का इंटेंशन है, क्रैकिंग करने का इंटेंशन है। तो भाई उन सबसे बचाने के लिए भी इस प्रोटोकॉल ने अपने आप को क्या किया? अपग्रेड किया। अपग्रेड करके क्या बन गया? HTTPS, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S फॉर सिक्योर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 2023 का ही, समझ गए? ना, जिसने भी आंसर दिया है कैश गलत आंसर है, जिसने भी आंसर दिया है रजिस्टर्स वो भी गलत आंसर है। करेक्ट आंसर है DRAM, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपकी जो मेन मेमोरी होती है वो हाईली फ्रीक्वेंट होती है। सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट किसकी होती है? आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी की होती है बच्चे। ना 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 ना, ये तो आपने गलत कर दिया। बादाम थोड़े कम खाए थे कल, 2 ज्यादा खाने हैं। अच्छा बेटा एक और चीज बताती हूँ, ये चीज तक तो मैम आपने पढ़ा दिया था, हमने भी पढ़ लिया था। अब एक नई कहानी, कुछ स्पेशल बच्चे होंगे जिनको ये चीज याद होगी। मैम HTTP D भी लिखा हुआ होता है। D का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है डीमन। डीमन का मतलब क्या होता है? राक्षस। अपना सा लग रहा है क्या ये शब्द? माता जी हमको बहुत ताने मारती, ये तो मेरे घर में राक्षस पैदा हो गया। तो वो राक्षसों वाली जो हरकतें होती है, अगर इस नेटवर्क की दुनिया में, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर मैम क्या हो जाए? डीमन वाला सिचुएशन आ जाती है, तब हम उसे कहते हैं, या राक्षस प्रवृत्ति वाली जो ट्रांसफर है वो चल रहा है इस प्रोटोकॉल के अंदर, अगर मैं राक्षस प्रवृत्ति वाली गुण दे दूं तब हम उसे कहते हैं HTTP डेमन। डीमन मतलब होता है बुरा।
ठीक है, तो HTTP सिंपल, HTTP सिक्योर और HTTP डीमन। आगे देखिएगा TCP, बहुत ज्यादा जरूरी है जी। ये TCP जो होता है वो आपका एक सब लेयर प्रोटोकॉल होता है। HTTP तो बड़ा प्रोटोकॉल है, फिर छोटे छोटे रूल्स भी तो होते हैं ना। एक तो होते हैं बेसिक रूल, जनरल रूल, उसके अंदर छोटे छोटे रूल्स और चलते हैं। HTTP है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल के ऊपर डेटा जो है वो दो तरीके से जा सकता है। एक तो लाइन बना के अच्छे से जाएगा, तमीज से, कनेक्शन ओरिएंटेड। एक जाएगा बदतमीजी से उड़ते फुड़ते इधर उधर जाते हुए। मैम देखो, लाइन बना के जाना है तो डिसिप्लिन ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, सारे रिसोर्सेज को पहले ब्लॉक करना पड़ेगा। उड़ते फुड़ते खुड़ते जाना है तो भाई जहां जगह मिली वहां बैठ गए, समझ गए हो। एक तो होता है कि हमने खुद की गाड़ी खरीदी है, बाकायदा सेफ हो आप और कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो, जहां जाना है अपनी गाड़ी से जाओगे, सेफली पहुंच जाओगे। एक है कि नहीं नहीं पैसे भी तो बचाने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, कौन गाड़ी खरीदे, कौन उसको लेके जाए, फिर उसमें पेट्रोल डलाए, पेट्रोल वैसे ही 2 करोड़ रुपए का हो गया है मैम, तो इसलिए क्या है, कैंसिल। हम क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो एक तो होता है आपका ये कनेक्शन ओरिएंटेड, जिसे हम बोलते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूजीसी नेट का टैटू वाला टॉपिक है ये भी। एक होता है आप लोगों के लिए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कैसा है, ये है कनेक्शन लेस। कैसा है जी मैम, कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस बोले तो उड़ते पुड़ते डेटा जा रहा है, डेटा आपका एज अ डेटाग्राम जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, एज अ डेटाग्राम। यहां पर TCP के अंदर डेटा ओवर अ नेटवर्क कैसे जाएगा, एज अ पैकेट बन के जाएगा, पैकेट के साथ में जाएगा। समझ में आया क्या? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया। अब एक और चीज आती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP प्रोटोकॉल है, याद रखेंगे। इसके अंदर भी ये भी कैसा है, ये भी कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस है। IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपके पैकेट के ऊपर, आपके डेटा के ऊपर एड्रेस तो लगाना पड़ेगा ना कि भाई कहां जाना है, और ये भी एड्रेस लगाओगे कि कौन भेज रहा है, सोर्स का और डेस्टिनेशन का, दोनों का एड्रेस डालना होता है। फिर दोनों के अंदर किस तरीके से कहां पर कौन सा डेटा रखा जाएगा। अरे पोस्ट करते हो ना, लेटर पोस्ट करते हैं, जैसे आपने हैंडबुक खरीदी होगी पेपर 2 की, तो हमने पोस्ट की ना आपको, स्पीड पोस्ट की, तो हमने उसमें सोर्स का एड्रेस भी डाला, डेस्टिनेशन का एड्रेस भी डाला, उसके अंदर कहाँ पे क्या चीज रखी जाएगी, ये सब ताम तमूड़ा करना पड़ता है मैम, जरूरी होते हैं, ये भी रूल्स होते हैं। ये जो रूल्स है किसी भी एक पैकेट को बनाने के, ये कहां लिखे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल में। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला कि ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये भी कनेक्शन लेस है, और हमें तो चाहिए कि डेटा जो है वो सिक्योर तरीके से सेफली आपके पास पहुंच जाए। तो IP प्रोटोकॉल कभी भी अपने आप में अकेले में काम नहीं करता, ये किसके साथ में मिलके काम करता है, TCP के साथ में मिलके काम करता है हमेशा। इसीलिए आपने सुना होगा TCP IP प्रोटोकॉल, सुना है कि? एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे लाइव चैट के अंदर, सुना है क्या ये? क्या बोल रही हूं, TCP IP प्रोटोकॉल इस तरीके से पढ़ा होगा। क्यों? ये जो TCP होता है मैम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो क्या कर देता है, ये इसको पहुंचा देता है सेफली, ये गाड़ी दे देता है, और ये क्या दे देता है, ये इसको मैम दे देता है थोड़ी सी कनेक्शन लेसनेस, जिसकी वजह से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। दोनों मिलके एक अच्छा, जैसे कि हमारे केस में कौन सा एग्जाम्पल हो गया मैम, टैक्सी कर लो यार, है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट ठीक है मुझे पता है कि मैं सिक्योरली पहुंच जाऊंगी, सेफली पहुंच जाऊंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैम लेट हो गया, ये हो गया, गाड़ी छूट गई, तो गाड़ी तो चली जाएगी। ये क्या है, टैक्सी है। इस एग्जाम्पल से जीवन में हमेशा याद रखेंगे, एक होता है TCP, एक होता है UDP, और एक होता है आपका TCP IP। TCP में मैंने क्या एग्जाम्पल बताया, खुद की गाड़ी, सेल्फ ड्रिवन। एक मैंने UDP में बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और एक है आपके लिए टैक्सी। दोनों का बीच का रास्ता है मैम, समझ में आ गया? चलो जी नेक्स्ट देखिए, आप लोगों के लिए होता है FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है जी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस फाइल के अंदर ऑडियो फाइल भी आती है, वीडियो फाइल भी आती है, बोथ भी आती है, देन आप लोगों के लिए इमेज फाइल भी आती है, देन आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट फाइल भी आती है, टेक्स्ट फाइल भी आती है, हर तरीके की फाइल आती है इसके अंदर। एवरी काइंड ऑफ फाइल आती है फाइल के अंदर। ये सवाल आप लोगों से 2023 के अंदर पूछा गया था। अभी आई थिंक पिछली बार ही मैंने शायद पेड क्लास में सॉल्व भी कराया था इस क्वेश्चन को,
इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर क्या मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल को भेज सकते हूँ, वीडियो फाइल को भेज सकती हूँ कि नहीं भेज सकती हूँ? तो याद रखेंगे यस, ऑल टाइप ऑफ फाइल्स आप शेयर कर सकती हो यूजिंग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है आप लोगों के लिए SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल जो है उसका एक और नाम होता है, कोई मुझे बता सकता है कि इसका एक और नाम क्या होता है? मैम हम ही बता देंगे। इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं पुश प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? पुश प्रोटोकॉल। एक और होता है जिसको हम कहते हैं पॉप प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये जो दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स आप बता रहे हो, ये किससे रिलेटेड है? दोनों के दोनों प्रोटोकॉल रिलेटेड है मैम ईमेलिंग से। ईमेल, ठीक है ना? आपने क्या करना है? आपने मैम एक जगह से क्या करना है? डेटा को भेजना है किसी एक दूसरी जगह पर, है ना? ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है। अब ये जो कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी पर आपको डेटा भेजना है, मेल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आप लोगों का है ईमेल का सर्वर। जैसे जीमेल आप यूज करते हो तो ये जीमेल का सर्वर है। तो आपने अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, आपने मैसेज को भेजने के लिए, पुश करने के लिए, धक्का मारने के लिए क्या यूज करोगे? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम उसे मेल के सर्वर पर भेजेंगे, जीमेल पर भेज दिया। अब ये जो है आपका मिस्टर बी क्या करेंगे? इस मेल को रिट्रीव करेंगे, इस मेल को एक्सेस करेंगे, मेल को निकाल के पढ़ेंगे। तो ये जो है मेल को निकाल रहे हैं, और निकालने वाले प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं पॉप, पुश पॉप। ये जो पॉप प्रोटोकॉल है इसका नाम भी पॉप ही है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस पॉप प्रोटोकॉल का नया अपग्रेडेशन आया है पॉप 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। अब मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, जो एग्जामिनेशन में, अब देखो एनटीए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। एनटीए ने ऐसे बोला कि ये सब तो चलो बच्चे रट के आ गए थे, अदिति मैम ने पढ़ा दिया था। क्या अदिति मैम ने ये पढ़ाया था कि ईमेल जो सर्वर है, मान लीजिए ये किसका है? सोर्स का। ये किसका है? डेस्टिनेशन का। ये रहता था लंदन के अंदर, ये रहता था दुबई के अंदर। दोनों की सर्वर्स अलग अलग है मैम। ये जो है इस सर्वर से, यानी कि मिस्टर ए के सर्वर से मिस्टर बी के सर्वर तक, ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है। अब फिर इस सर्वर से ये डेटा को रिट्रीव करेगा, तो यहां तो पॉप यूज होगा, यहां तो अभी भी SMTP यूज होगा, पर इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक, एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक डेटा पहुंचाना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? बताओ जी, बोलिए जी। बोलो बोलो बोलो। बहुत ही बढ़िया, निशा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, SMTP, क्योंकि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है जो यहां पर यूज होगा। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते या गलत करके आते हैं, तो याद रखेंगे कि क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है जो दोनों सर्वर्स के बीच में भी यूज होगा। क्योंकि पुश प्रोटोकॉल के नाम से कौन सा प्रोटोकॉल याद रखना है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रहेगा क्या ये सारी चीजें? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। यस मैम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। अब देखो इसी की बिरादरी का एक और है, कौन सा? IMAP, ठीक है ना? IMAP क्या करता है? ये भी वही काम करता है जो पॉप करता है, बट दोनों क्यों पढ़ रहे हैं मैम? जब ऑलरेडी POP3 काम कर रहा था तो IMAP की क्या जरूरत हुई? यही आपका आज का होमवर्क सवाल है। समझ में आया क्या कि होमवर्क क्वेश्चन क्या है? आपको मुझे डिफरेंस बताना है पॉप और IMAP के बीच में। मैं कल आप लोगों को बताऊंगी इसका आंसर, और कमेंट ऑफ द डे दिखाऊंगी कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है ना? तो पॉप में और IMAP में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? बाकी IMAP की बात क्या हो गई? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आगे देखिए, आगे आपके लिए आता है DNS। ये भी आप लोगों का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। DNS, डोमेन नेम सर्वर प्रोटोकॉल। डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं इसको, डोमेन नेम सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? डोमेन नेम सिस्टम। मैंने आपको बोला ना मैं आपको 15 क्लासेस दूंगी, उस 15 क्लासेस में से एक क्लास के अंदर मैं आपको DNS भी पढ़ाऊंगी, मिसलेनियस वाले पार्ट में। बोला था ना प्रोटोकॉल, कल की क्लास में बोल दिया था कि प्रोटोकॉल्स पढ़ाऊंगी। DNS की वर्किंग बहुत जरूरी है कि हम समझे, क्योंकि यहाँ पे रूट डायरेक्टरी का सवाल NTA ने पूछ लिया है ICT के अंदर। दिनों दिन ICT का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम में अलग से पढ़ाऊंगे आपको। अब मुझे एक बात बताओ, सभी लोग IP एड्रेस के बारे में जानते हैं क्या? IP एड्रेस,
आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना जरा तो। और आईपी एड्रेस जो होता है मैम, इसका मतलब होता है इंटरनेट की दुनिया में, किसी भी एक नेटवर्क की दुनिया में आपको पहचानने के लिए, आपको मतलब किसी भी एक नोड को, किसी भी एक टर्मिनल को, किसी भी एक कंप्यूटर को पहचानने की जो एड्रेस है, उस एड्रेस को हम कहते हैं मैम लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस। उस लॉजिकल एड्रेस के बिहाफ पर हमारे पास में एक फिजिकल एड्रेस भी होता है। जैसे मैं बोलूं मेरी ये घड़ी है, मेरी ये घड़ी स्मार्ट वॉच है, इस घड़ी को भी, ये भी एक नेटवर्क का पार्ट है, स्मार्ट है ना, इसलिए इसका आईपी एड्रेस भी है। दिखा भी सकती हूँ मैं इसका आईपी एड्रेस आपको। इसका मैक एड्रेस भी होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर वाला एड्रेस। मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स का, 48 बिट्स का, ये होता है आपका फिजिकल एड्रेस। और आईपी एड्रेस होता है 32 बिट्स का अगर वर्जन 4 है तो, और 128 बिट्स का अगर लॉजिकली V6 है तो। अब ये सब मैं क्यों बता रही हूं? आईपी एड्रेस जो होते हैं वो लॉजिकल एड्रेस होते हैं। इंटरनेट या नेटवर्क की दुनिया के अंदर किसी एक कंप्यूटर को, किसी भी एक नोड को पहचानने का जो एड्रेस होता है वो होता है मैम। ये सब चीजों से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि आपके पास दो तरीके के आईपी एड्रेस हो सकते हैं, एक जो आपने परमानेंटली एलोकेट कर दिया है, और एक जिसको आप लोग परमानेंटली नहीं, टेम्पररी देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को भी मैं नेटवर्क से कनेक्ट करती हूँ तो इसका एक आईपी एड्रेस होगा। अभी मैं अपने घर के वाईफाई से इसको यूज कर रही हूँ, अभी मैंने इसमें घर का एड्रेस लगा रखा, मतलब मेरे घर का है, ये घर का नेटवर्क यूज कर रही हूँ, तो इसका एक आईपी एड्रेस होगा जो कि इसका परमानेंट आईपी एड्रेस बोल सकते हो। अब मैं ये फोन लेके गई मेरे कॉलेज या मेरे स्कूल, मैं गई है ना दफ्तर, मेरे दफ्तर में मैं लेके गई मेरे, तो वहां पर मेरे घर के वाईफाई से तो नहीं चल रहा है, वहां तो मेरे दफ्तर के वाईफाई से चलेगा, या मैम आपके सेल्यूलर नेटवर्क से चलेगा। आप रेस्टोरेंट में गए तो आप रेस्टोरेंट के वाईफाई से लॉगिन कर लेते हो, करते हो ना। तो यार मैम एक बात बताओ कि आपका जो आईपी एड्रेस है क्या वो सेम रहता होगा? नहीं, आईपी एड्रेस कैन बी डिफरेंट। ये सवाल भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा हुआ है, याद रहेगा क्या क्या बता रही हूं? तो याद रखिएगा, आपके पास में जो आईपी एड्रेसिंग करने का काम था वो आईपी प्रोटोकॉल का था। अब आईपी पहुंचाने का काम या आईपी देने का काम, एड्रेस देने का काम एक और प्रोटोकॉल करता है, DHCP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये क्या करता है? डायनामिक आईपी देता है, टेम्पररी आईपी एड्रेस देने का काम करता है। ये सोच लो कितना इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होगा। PYQ पेपर सॉल्यूशन वीडियो ओपन नहीं हो रहे हैं, वेबसाइट पे जाके ओपन हो तो रहे हैं, कल तो मैंने भी चेक किया था, दोबारा से चेक कर लेंगे। चलो कोई नहीं, आगे चले। समझ में आ गया क्या? ये पूरी कहानी इसलिए बताती हूँ आप लोगों को ताकि आपको याद करने में आसानी हो, रटना नहीं है, समझना है। और समझने के लिए ये समझना जरूरी कि क्यों यूज होता है। चलो गुड। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का क्या काम है? टेम्पररी आईपी देने का काम है। अब आपके लिए होता है आईसीएमपी। आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईमैप जो है वो तो दोबारा लिख गए हैं हमने, एक और होता है इसका, मैसेज की जगह मेल भी लगाया जा सकता है, एक ही बात है। देन आता है आपके लिए आईपीपी, बहुत बढ़िया है और नया है, नया है, यूजीसी नेट ने अभी तक इसको पूछा नहीं है और मेरा काम है ये, आपको पता ही हर बार मैं आपको कुछ नया इसीलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि अब तक जो आ गया वो तो आ गया मैम, वो हो गई भूली बिसरी बात, वो तो ठीक है। अब जो नया आ सकता है, देखो आईपीपी इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट देखो आईपीसेक, ये भी आप लोगों के लिए एक नया प्रोटोकॉल है और इसके भी आने के चांसेस इस वाले एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, SEC का मतलब होता है सिक्योरिटी, SEC का मतलब होता है सिक्योरिटी। देन आता है आपके लिए NNTP, NNTP का मतलब होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा चुका है। अब ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है ना जो सबको नहीं पता होते हैं। देखो FTP सबको पता होगा, हो सकता है TCP सबको पता हो, IP सबको पता हो, SMTP भी सबको पता हो, NNTP आ गया ना, वहां पे बच्चा अटक जाएगा। क्यों?
सबको नहीं पता होता है। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपको एज चाहिए, आपको चाहिए कि आप भीड़ से अलग हो, आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि देखो देंगे तो 10 लाख बच्चे, होगा तो सिर्फ 1% का JRF ना। इसीलिए कह रही हूं कि आपको कुछ डिफरेंट चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे कि नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आप सभी लोग ना, बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछना भाई बता NNTP क्या होता है, तो नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट देखो, POP3 प्रोटोकॉल हो गया, पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सही है, अगले पेज पे चले। अगला पेज होता है PPP प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल भी आपके UGC नेट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसको हम लोग बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट की जगह कभी कभी पीयर टू पीयर बोले तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ज्यादा जीवन में खुश हैं, आप चलाओ। आगे देखो, PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल इसको हम लोग बोलते हैं। किसी दिन फुर्सत में आपको टनलिंग करके भी दिखा सकती हूँ। देखो एक होती है चीज जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। आपके फोन के अंदर भी होता है VPN, वही वाला VPN जो कश्मीर के अंदर पहले बैन था, वही वाला VPN मतलब होता है प्राइवेट नेटवर्क बना लेना। इमेजिन करो कि मैं जो है वो आपसे बात करना चाहती हूँ। जब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो हम ओवर इंटरनेट व्हाट्सएप के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इंटरनेट है, ओपन प्रोटोकॉल है या ओपन डोमेन है, नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि आपके और मेरे बीच में पैसों का कुछ लेन देन हो रहा है। अब उस सिचुएशन के अंदर आप पब्लिकली तो ये चीज नहीं करोगे, तो आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए सीक्रेसी, हमें चाहिए प्राइवेसी। तो वो सीक्रेसी और प्राइवेसी अचीव करने के लिए मेरे और आपके बीच में मैं एक वर्चुअल टनल बना दूंगी, जिसमें जो भी कॉन्वर्जेशन हो रही है वो सिर्फ आपको पता है और मुझे पता है। उस तरीके के टनलिंग करने को हम बोलते हैं क्या? VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना। VPN फुल फॉर्म याद रखेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कि आप सभी लोग जो है चोरी चकाटी तो बहुत करते ही हो। चोरी चकाटी से मेरा मतलब है ऑनलाइन जाते हो और मूवी ढूंढते हो, है ना, दिस मूवी इन हिंदी फुल HD, फुल हिंदी विद ट्रांसलेशन इन हिंदी फुल HD, ऐसे जाके गूगल सर्च करते हो आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से, और फिर वो मूवी जो है वो पायरेटेड वर्जन उसका डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके फिर उसको बढ़िया फोन में देख लेते हो, पैसा भी बच गया, हॉल का पॉपकॉर्न का भी पैसा बच गया, टेंशन खत्म, और नई पिक्चर देख ली अगले दिन रिलीज की, हो सकता है एक दिन पहले भी देख ली। उस सिचुएशन में आपने नोटिस किया होगा कि जैसे टॉरेंट हो गया जो कि हमारे देश में बैन है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर को जब आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो या वहां से मूवी आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को बोलता है क्रिएट अ VPN, या दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, दिस पर्टिकुलर साइट विल क्रिएट अ VPN। ठीक है, वैसे ये इनलीगल है, इस तरीके के काम करना इनलीगल है, बट ऐसा नहीं है, इसका एथिकल यूज भी हो सकता है, होता ही है। आगे देखें, RIP का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा जरूरी है, NTA ने इसको भी देखो बहुत ज्यादा महत्व दिया है इन एग्जामिनेशंस के अंदर। RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। देखो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का मतलब ये है, मुझे एक बात बताएंगे, जब हम सभी लोग इंटरनेट की दुनिया में बात करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने की बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर मैंने जो डेटा भेजा है और जिसको मुझे भेजना था उस करेक्ट आदमी को जी डेटा पहुंचाने के लिए मैम क्या करना पड़ेगा? रास्ता तो बताना पड़ेगा ना। अगर रास्ता ही नहीं पता है तो डेटा तो बीच में गुम जाएगा। ये रास्ता बताने का काम कौन करता है? हमारा राउटर करता है। कौन? राउटर। ये जो राउटर होता है ये एक प्रोटोकॉल के बिहाफ पे काम करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या यूज करता है? डिस्टेंस वेक्टर आपकी राउटिंग एल्गोरिथम। अगर आपको कभी इससे भी डीप पूछ ले तो फिर तो जय श्री राम ही कर देना, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा डीप कभी नहीं पूछेगा। कोई कंप्यूटर साइंस वाला है कि यहाँ पर एक बार थम्स अप करेगा? अगर कंप्यूटर साइंस CS वाला है कोई तो एक बार जल्दी से थम्स अप करना जरा। घर में स्टूडियो होने के 4 फायदे और 4000 नुकसान। आते जाते पब्लिक रूम बना रखा है, क्लास चल रही, बीच में गेट खोल के चले जाते घर वाले, कर भी नहीं सकते कुछ क्योंकि घर भी उनका है, निकाल देंगे। चलो, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम ये यूज करता है, ठीक है। और डीप पूछ ले तो क्या बोलोगे? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। चलो आगे आ जाओ। SNMP का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल भी बढ़िया प्रोटोकॉल है, मतलब बढ़िया से मेरा मतलब है NTA ने पूछा हुआ है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक होता है WAP, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वायरलेस चीजों का जमाना है, IoT का जमाना है। IoT बोले तो
इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना है मैम। तो ये जो IoT है, इसी के चलते हमने बहुत सारे वायरलेस एक्सेस करने हैं। अब आपके इस पूरे वायरलेस जमाने में बिना किसी वायर के जो हम लोग ये नेटवर्किंग कर लेते हैं ना, इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, इनके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, लर्निंग विद एजुकेशन कह रहे हैं मैम एक्सेल के क्वेश्चन भी करा दीजिए। बेटा कल की क्लास देखो, कल की क्लास जो सुबह 8 बजे ली थी, उसमें मैंने पूरा स्केड्यूल दिया अगले 15 क्लासेस का, है ना। तो आप टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं भाग के जाती नहीं हूँ, मेरा तो दफ्तर भी 5 मिनट दूर है, तो भाग के जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। अब वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो किसके बिहाफ पे काम करता है, कभी पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, एक्सेस पॉइंट के बिहाफ पे काम करता है, एक्सेस पॉइंट के बिहाफ पर। ठीक है, फिर आता है आप सभी लोगों के लिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैं बहुत ही स्पेशल प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि इस लाइन से आप लोगों के स्टेटमेंट वाले सवाल भी बने हैं 2021, 22, 23 सभी में, और आप सभी लोगों से मैच द कॉलम वाले सवाल भी बने हैं, और डायरेक्टली प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म वाले सवाल तो बने ही बने हैं। याद रखेंगे TFTP, अभी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बताया था, उसके आगे T लगा दिया है, मतलब है ट्रिवियल। अक्सर किसी भी प्रोटोकॉल के आगे T मिलेगा तो उसका मतलब ट्रिवियल ही होता है, और अक्सर किसी भी मेमोरी के आगे M अगर आगे दिख रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक ही होता है। जैसे मैं आपको बोलूं रैम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, पर मैं आपको बोलूं M रैम, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक वाला रैम की बात हो रही है ना। याद रखेंगे, M मेमोरी के आगे और T प्रोटोकॉल के आगे। T प्रोटोकॉल के आगे मतलब ट्रिवियल, हर कभी भी आता है, ज्यादातर बोल रही हूँ 100 में से 99 बारी। अब देखो आपके लिए आता है VoIP। आप सभी लोगों का मोबाइल फोन के ऊपर आपने देखा होगा, जहां पर नेटवर्क की लाइन बनी हुई आती है ना, इस तरीके से, ऐसे बार ग्राफ जो बना हुआ आता है ना, इस तरीके से बार ग्राफ जो बना हुआ आता है, ये होता है नेटवर्क का, सेल्यूलर नेटवर्क का सिंबल होता है ये। यहीं पर आपने नोटिस किया होगा, ऊपर कभी कभी ऐसे लिखा आता है 4G, कभी लिखा आता है E, कभी कभी लिखा आता है वोल्ट, है ना, कभी कभी लिखा आता है वोल्ट। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो और उसी समय किसी का कॉल आ जाए, तो ईयरफोन लगा के कॉल पे भी बात कर लो और व्हाट्सएप पे भी चैट कर लो। ये टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट आई है, ये पहले नहीं होता था। अगर किसी पे आप चैट कर रहे हो, कॉल आ जाएगा तो चैट नहीं जाएगा, मैसेज सेंड नहीं होगा, डबल टिक नहीं आता था, अब आने लग गया है मैम। और ये चीज किसकी वजह से हुआ है? इस प्रोटोकॉल की वजह से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ गए, बात भी कर ली, चैट भी कर लिया, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बहुत जरूरी है। क्या कह रही हूँ, स्टेटमेंट वाले सवाल भी बहुत आए हैं, जब मैं पढ़ाऊंगी आपको प्रोटोकॉल्स उसमें करवाऊंगी सवाल। एक होता है आप लोगों का वोल्ट मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, है ना, यही वाले प्रोटोकॉल के सूट में आता है ये, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, जो ये मैं बता रही हूँ, वोल्ट जिस तरीके से लिखा आता है, अगर किसी के मोबाइल फोन में ये लिखा आता है, इसका मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाएगी। आप सेल्यूलर नेटवर्क भी यूज कर सकते हो, इन अकॉर्डिंग टू किसी को कॉल कर रहे हो तो वो भी हो जाएगा, और मैसेज भी सेंड हो जाएगा। ठीक है, देन आता है आप सभी लोगों के लिए TLS की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्या होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये सब के सब कौन सी लेयर है मैम, कौन से मॉडल की? OSI। कोई मुझे OSI की फुल फॉर्म बता सकता है क्या? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर मॉडल। इसमें कितनी लेयर्स होती है मैम? इसमें होती है 7 लेयर्स। और ये जो 7 लेयर्स है, इनका नाम बताओगे क्या? बता देंगे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये इनकी 7 लेयर्स होती है। याद हो गई तो बहुत बढ़िया बात, नहीं हुई तो जय श्री राम। आगे चलेंगे, ARP प्रोटोकॉल का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अभी समझाया था कि हर एक डिवाइस का, मेरी घड़ी का, मेरे फोन का, मेरे वाईफाई वाले AC का, मेरी गाड़ी के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है उसका, सबका एक IP एड्रेस है। IP एड्रेस के साथ साथ वो तो फिजिकल मशीन है ना, तो कोई ना कोई उसका फिजिकल एड्रेस भी होगा। अब मैं आपको एक IP एड्रेस दूं और बोलूं कि भाई इस IP एड्रेस का वो बता दे जरा मैक एड्रेस, है ना, या मैं आपको कोई फिजिकल एड्रेस दूं और बोलूं कि यार ये फिजिकल एड्रेस ये मैक एड्रेस ये, इसका जरा IP तो बताना। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो IP से मैक बनाना है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। IP से मैक बनाना है, या सॉरी मैक से IP बनाना है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस से लॉजिकल एड्रेस बनाते समय एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है।
क्लियर है? थम्स अप करेंगे अगर क्लियर है तो। बहुत सारी कहानी सुनाई है मैंने अभी तक, बहुत सारी। गला बैठ गया और फिर भी समझ नहीं आया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी बेटा। सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? मेरी सुबह बहुत अच्छी हो जाती है अगर आपको समझ में आ जाता है तो। क्लास ज्योति 16वीं सदी में शुरू की थी। आगे चले, चलिए जी आगे। आगे आपका नेटवर्क से रिलेटेड और कुछ फुल फॉर्म्स है, जैसे कि आरपानेट। हमारे पास में जो सबसे पहला इंटरनेट यूज हुआ था ना, अभी जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, अब तो हम ईथरनेट पर आ गए, फिर हमने वाईफाई वगैरह सब यूज कर रहे हैं। सबसे पहले जो इंटरनेट बना था, जो किसने बनाया था मैम? न्यूयॉर्क में बनाया गया था, मतलब यूएस की आर्मी ने बनाया था, डार्पा ने। डार्पा की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च एजेंसी। किसकी? यूएस की, है ना? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये जो एजेंसी है यूएस की मिलिट्री है, और इसने क्या बनाया था? इसने बनाया था आरपानेट। आरपानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इनके द्वारा जो नेटवर्क बनाया गया वो क्या नेटवर्क था? आरपानेट। कोई मुझे ईयर बता सकता है क्या? क्या मैं सही लिख रही हूं क्या कि ये जो था ये 1960 में आया था या ये 1969 में आया था? कोई बता सकता है क्या ईयर? थोड़ा भूल गई हूं, कम बादाम खाए थे मैंने। आप बताओ ईयर कौन सा था आरपानेट का? www वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, क्लाउड, नेटवर्क, ये सब सिनोनिमसली हम लोग यूज करते हैं, बट क्या ये सेम है? ये सेम नहीं है मैम। वेब क्या है? वेब तो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, दुनिया के सभी डॉक्यूमेंट्स, बहुत बड़ा कलेक्शन है मैम, सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स का, इंफॉर्मेशन का, उनका जाल बना हुआ है, जिसको हम किस पर होस्ट करते हैं? एक नेटवर्क पर। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट। उस इंटरनेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? सर्विसेज को होस्ट करते हैं, वो क्या है? क्लाउड है। तो वेब क्या है? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, अभी जो आपकी 9 PM वाली सीरीज चलाई थी ना, उसी के अंदर मैंने करवाया भी था। ये 2023 का स्टेटमेंट वाला सवाल था कि वेब और आपके लिए जो www का, सॉरी, जो आपका इंटरनेट है, क्या वो सेम चीजें हैं? हाँ, हम मेटाफरली सेम बोल देते हैं दोनों को, बट सेम नहीं है। वेब है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट, वो इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करते हो यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है? 1969 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसको हम लोग बोलते हैं, वी लैन, बहुत जरूरी है। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। एक डब्ल्यू लैन भी होती है। डब्ल्यू का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आपका वाईफाई भी इसी के अंदर आता है, वायरलेस होता है, डब्ल्यू जहां पे भी लगेगा, और वी जहां पर भी लगता है वो वर्चुअल हो गया है। देन आता है आप लोगों के लिए वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम है आपके घर में जो इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, आपको जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को कौन मैनेज करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। दोनों में फर्क है। आगे चले, एनआईसी। एनआईसी का क्या मतलब होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो एनआईसी का नंबर होता है, यही नंबर आपका मैक एड्रेस है। जो कितने बिट्स का बताया था अभी, जरा बताएंगे तो कमेंट करके, कितने बिट्स का होता है मैक एड्रेस? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आप सभी लोगों के सीपीयू के अंदर एनआईसी कार्ड नहीं है तो आप कभी भी दुनिया में कोई ताकत पॉसिबल नहीं है कि आप इंटरनेट पे कनेक्ट कर सको, क्योंकि ये है ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आपको आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो आपको एनआईसी चाहिए रहेगा। यूजुअली हर के पास में, हर कंप्यूटर के पास में एक ही एनआईसी होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, हम एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो मशीन एड्रेस होता है वो परमानेंट होता है और एक ही होता है, बट अगर मैं चाहूं तो मैं एक से ज्यादा भी लगा सकती हूँ। क्या करना पड़ेगा? एक से ज्यादा एनआईसी कार्ड यूज करने पड़ेंगे। वेरी गुड, 48 बिट्स का मैम ये होता है। देन आता है आपके लिए एसएएन। एसएएन का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये भी कम लोगों को पता होता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देन आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ इसका एग्जाम्पल है, ब्लूटूथ,
ठीक है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर की, क्या मैं सही बोल रही हूँ, या होती है 100 मीटर की? कोई बता सकता है क्या मुझे कि ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है, कितनी दूरी तक ब्लूटूथ पकड़ लेता है? देन एक आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वीपीएन बता ही दिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देन www हो चुका है। SSH सिक्योर शेल, ये बहुत जरूरी है, सिक्योर शेल। वाइड एरिया नेटवर्क कैन बी विद वायर्ड, जो वैन बोल रहे हो ना आप, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट, इंटरनेट वायर के साथ भी कनेक्ट होता है, जैसे कि ईथरनेट, ईथरनेट भी जो है वो आपका वायर के साथ होता है। पर जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है वो बिना वायर के होगा बच्चे, जिसने भी पूछा था अभी। कितना होता है, सेंटीमीटर होता है कि मीटर होता है? 100 मीटर। सिक्योर शेल। W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब किसी का ओन्ड नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है, इसके लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है मैम, और ये जो ग्रुप है ये आपस में मिलके ही इसको संभालते हैं, ठीक है ना। नए नए जो अपडेशंस होते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजीज इस पर आती है, ये मिलके करते हैं, इसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बोलते हैं, ठीक है। RSS का मतलब होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन, RSS। एक ऐसा फालतू का फुल फॉर्म आता ही आता है एग्जाम के अंदर, अगर आपके एग्जाम के अंदर 5 फुल फॉर्म्स आते हैं तो मैं आपको 4 बता सकती हूँ, क्योंकि एक तो बहुत ही रैंडम आएगा और बहुत अजीब आएगा, हो सकता है स्लैग का भी आ जाए, है ना, स्लैग का भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ BYOC, ये क्या होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, कोई बता सकता है क्या मुझे, है ना। PGS, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इस तरीके के स्लैंग भी पूछे जा सकते हैं, चलो बताना मुझे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन आज का। देन आता है आपका GIS की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है GIS सिस्टम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है भाई GIS, इसके साथ साथ हमें और भी चीजें पढ़नी है, जैसे कि GPS और GPRS। नेक्स्ट देखो STP का मतलब होता है शील्ड ट्विस्टेड पेयर। वो जो वायर आप यूज करते हो ना कम्युनिकेशन के अंदर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर, नेटवर्क के अंदर, उसमें आप वायर यूज होते हो, तो वायर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, एक कोएक्सियल केबल होता है, और एक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो आज के टाइम पे यूज हो रहा है वो 5G वाला वायर है ना, वो वाला वायर। तो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये 2 तरीके के होते हैं, शील्डेड, एक अनशील्डेड। तो एक हो गया STP और एक हो गया UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अरे वो डिश का तार आता था, याद है क्या, कोएक्सियल केबल, डिश का तार लगता था, ये वो वाला है, ठीक है। एक होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बता दिया है। वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, फुल फॉर्म इसकी ये होती है। देन आता है आपका VPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, अच्छी फुल फॉर्म है, यूनिक है, कम बच्चों को पता होती है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। आपका जैसे वाईफाई होता है वैसे लाईफाई भी होता है। लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडिलिटी। क्या होता है? लाइट फिडिलिटी, ठीक है जी। आगे देखो GPRS होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS की मदद से ही मैसेजेस भेजते हो, रेडियो कम्युनिकेशन इसी की मदद से होता है, ठीक है। देन आता है GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM, ये मोबाइल के अंदर जो सिम लगता है वो वाला। आप लोगों से 2023 फरवरी के अंदर GSM और SIM की फुल फॉर्म पूछी गई थी। कोई मुझे बता सकता है कि सिम की फुल फॉर्म क्या आता है? मेरे शिफ्ट में आया था वो क्वेश्चन। अच्छा जी, सिम की फुल फॉर्म होती है मैम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देन आता है आप लोगों के लिए TDMA की फुल फॉर्म होती है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है पर लिख लो। CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जरूरी क्या है? जरूरी है ISDN, बहुत जरूरी है। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या बोला मैंने? इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, याद रखिएगा। देन आता है आपका CCTV हमारे घरों में भी लगता है, ऑफिसेज में, पार्किंग में, मॉल में, दुनिया जहान में लगता है। आपने भी लगा रखा है अपना एक CCTV अपने दिमाग में, है ना, सब जगह नजरें आपकी। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। अच्छा, ये जो CCTV आर्किटेक्चर है, CCTV जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी भी एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क ही है।
अब मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल यहाँ पर पूछने वाली थी, पर वो मैंने लिख ही दिया है ऑलरेडी। देखो वाईएमएक्स क्या है? वाईएमएक्स नया क्वेश्चन है, ये मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया भी था, 2022 वाले पेपर के टाइम पे भी पढ़ाया था ये चीज आपको। देखो जैसे आप ब्लूटूथ यूज करते हो ना, ब्लूटूथ क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। वैसे ही वाईएमएक्स भी एक तरीके का माइक्रोवेव एक्सेस टेक्नोलॉजी है। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है ना? आपके जो ये कम्युनिकेशन होते हैं ना, रेडियो कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, टीवी का रिमोट किससे चलता है? इंफ्रारेड से। आपके लैपटॉप पे कौन सा रेज है? इंफ्रारेड रेज है। समझ रहे हो? इसी तरीके से आप जब माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करते हो तो कौन से रेडिएशन से होता है? माइक्रोवेव से, जिसको शॉर्ट रेडियो वेव्स भी बोलते हैं हम लोग। तरंगे, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं ये सारी की सारी। अब मैं ये बोल रही हूं कि अगर आप सभी लोगों को इस तरीके के माइक्रोवेव एक्सेस के साथ में एक पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? वाईएमएक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपके उस पूरे कमरे का सीसीटीवी, आपके कमरे का वाईफाई, आपके कमरे का एसी, ये सब एक ही नेटवर्क से आप कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड वाईएमएक्स। समझ गए? तो वाईएमएक्स है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछी जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट देखो जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गूगल मैप जिससे चलता है। याद आ रहा है क्या मेरा एग्जाम्पल? बीच पुलिया में मेरे को लेफ्ट टर्न करने बोल दिया था एक बार, वही वाला जीपीएस। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिंपल है। आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। जैसे अभी आप लाइव चैट चला रहे हो ना, लाइव चैट के अंदर कुछ ना कुछ रामायण लिखते चल रहे हो आप, हेलो हाय ब्रॉडबैंड ये और वो। ब्रॉडबैंड जो है वो आपके वैन के उसमें आएगा बेटे, है ना? वैन के मतलब WAN। ब्रॉडबैंड जो है वो टेलीफोन के साथ में कनेक्ट होता था, वायर्ड कम्युनिकेशन। उसको आप वायरलेस बना सकते हो, ठीक है, अगर लैन केबल हटा दो तो। तो ये जो रामायण आप लिख रहे हो ना चैट के अंदर, ये किसका यूज करके लिख रहे हो? इंटरनेट रिले चैट, IRC का इस्तेमाल करके लिख रहे हो। नेक्स्ट देखो, कुछ लैंग्वेजेस हैं आपकी और उन लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी कुछ फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि देखो HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये इसकी नई है। पुरानी वाली फुल फॉर्म कोई बता सकता है? मैं बता दूंगी मैम, पर्सनल होम पेज। ठीक है ना? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट देखो DDL, DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। SAML, सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। नई फुल फॉर्म्स बता रही हूं ये सारी। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, SQL के अंदर यूज होती है। आपका SQL के अंदर, SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज की जरूरत होती है, उसमें डेटा मैनिपुलेशन आता है, डेटा डेफिनेशन आता है, डेटा कंट्रोल आता है और ट्रांजैक्शन कंट्रोल भी। 4 तरीके की होती है, लिखी होगी यहीं पर देखो, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एजेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट एंड XML। XML की अपने आप में फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, सब लिखी है। CSS, UGC नेट का टैटू वाला टॉपिक, बहुत पसंद है UGC नेट को ये। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, 2 तरीके की, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, 3 तरीके की हो गई है। अब आपके लिए आती है कोबोल। कोबोल भाई बहुत पहले जमाने में यूज होती थी, फर्स्ट सेकंड जनरेशन के अंदर, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देन आता है आप सभी लोगों के लिए VSDL, वेब सर्विसेज डेफिनेशन लैंग्वेज, सही है। देन आता है आपका OPML, OPML की होती है आउटलाइन प्रोसेसिंग मार्कअप लैंग्वेज। देन आता है HTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेब पेज को बनाने के समय HTML कंपलसरी है, उसी को डायनामिक बनाने के लिए हम XHTML का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो बेसिक, ये भी आपकी फर्स्ट सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेजेस है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। IDL, ये चीज है जो जरूरी है, ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है। IDL की फुल फॉर्म होती है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, IDL। देन आता है आपका VRML की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। ये जरूरी है क्योंकि वर्चुअल रियलिटी पे बहुत सवाल आपके UGC नेट में बनने लगे, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इस तरीके के सवाल, तो इसको आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल। प्रोलॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग इन लॉजिक,
XML हो ही गया है, पर्ल प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज हो गया है, फॉर्टन फर्स्ट जनरेशन की पहली लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन साईफाई के लिए यूज होती है, बिगनर्स पर्पस तो हो ही गया, लिस्ट प्रोसेसिंग लिस्प होती है, XML होती है एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। देन देखो कुछ फुल फॉर्म से जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स से रिलेटेड होती है, जैसे GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, PPI पिक्सल्स पर इंच, OLED फुल फॉर्म आ चुकी है, ये तीनों की तीनों ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, LED की फुल फॉर्म तो हमको पता है, लाइट एमिटिंग डायोड, उसके आगे O लग गया है, ऑप्टिकल नहीं आएगा, ऑर्गेनिक आएगा। VRAM वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वर्चुअल के साथ साथ एक VRAM वर्चुअल रैम भी होती है, एक वीडियो रैम भी होती है। देन आता है DPI डॉट्स पर इंच, DPI की फुल फॉर्म, HDMI जैसे मैंने अपना कैमरा कनेक्ट किया ना जिस केबल से, वो केबल कौन सी केबल है मैम? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। हाई डेफिनेशन क्यों? HD, मैं आपको HD में दिख रही होंगी ना, ऐसा तो नहीं मेरी नाक इधर और सर इधर दिख रहा है, मैं आपको एकदम क्लियर दिख रही हूँ, ब्लर भी नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियरली आपको आ रही है। तो नेटवर्क तो मैटर करता ही है कि किस तरीके का नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, ये भी मैटर करता है किस तरीके से आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है। एक होता है हाई डेफिनेशन और एक होता है HD। देन JPEG बहुत बार पढ़ लिए मैम, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। GIF वो होता है ना, वो 10 सेकंड का होता है, वो ऐसे अजीब अजीब से वो बनाते हैं, मेरा फेवरेट है GIF, है ना। अगर मेरी टीम से पूछना आप, मैं सबसे ज्यादा GIF ही शेयर करती हूँ, ठीक है। वो GIF क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देन आता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये क्या है? आपके लिए एक तरीके का फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही है। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे अगर नहीं है तो आपके सिस्टम में क्या नहीं चलेगा? वीडियोस नहीं चलेंगे। अगर GPU यानी कि ग्राफिक्स का प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है और VGA नहीं है, आपके सिस्टम में कभी भी वीडियो नहीं चल सकता। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। LED लाइट एमिटिंग डायोड होता ही है, ये तो सिंपल है। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। देन आता है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये जल्दी जल्दी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये हो चुके हैं, ये कई सालों में मैम कई बार हमने पढ़ लिए, इतना कुछ नया नहीं है। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस हो गया, CAD हो गया, CAM हो गया। इंपॉर्टेंट है, UGC नेट में जरा पूछा जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आपने आर्किटेक्चर बनाना है अपने घर का, तो वो जो आर्किटेक्चर जिस टेक्नोलॉजी से बन रहा है ना, जिस सॉफ्टवेयर से, वो CAD टेक्नोलॉजी होगी, CAM होगी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। अवतार मूवी देखी थी क्या? अवतार मूवी असली में थोड़ी थे वो ब्लू ब्लू प्राणी, नहीं थे मैम, ब्लू ब्लू तो पानी ही होता है। ये किससे था? CGI की मदद से। एवेंजर्स देखी है? एवेंजर्स कैसे बनी है? CGI की मदद से। वो ग्रीन कलर का पर्दा जिसको क्रोमा बोलते हैं, और क्रोमा के पीछे कुछ भी करो, फिर आप CG का यूज करके, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके कोई भी इमेज बना सकते हो, कोई भी वीडियो बना देते हो। इमेज को ही जब हम लोग क्या लगा देते हैं, 12 फ्रेम्स पर सेकेंड लगा देते हैं, पर यूनिट टाइम लगा देते हैं, तो वो वीडियो बन जाता है। तो ये CGI है आपका। GDI का मतलब होता है ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। VR वर्चुअल रियलिटी, AR ऑगमेंटेड रियलिटी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है अलग से मैंने वीडियो बनाया है। देन आता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अभी आपका LED, LCD, OLED है ना, ऐसे ही CRT मॉनिटर्स होते थे। GIF तो हो ही गया है। CRT कैथोड रे ट्यूब, सॉरी CRT अभी बताया। DXF ड्रॉइंग एक्सचेंज फॉर्मेट। तो ये सारे फाइल फॉर्मेट है जो इमेज के आप लोगों को याद रखने हैं। देखो एक एक करके पढ़ो। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, GIF पता ही है, PNG, TIFF बिटमैप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन याद आ गया क्या? एक्सक्लूसिव टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं है, इमेज का भी क्या बनता है आपका? PDF बनता है। PSD फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है। INDD ये एडोब का इन डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है। रॉ हम सभी लोग जानते हैं, ये जो रॉ है बेसिकली क्या है? एक टाइप की फाइल है, ठीक है, कंप्रेशन के बाद में बनती है ये। EPS एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। फिर आता है आपका WebP, फिर आता है आपका SVG, ये फुल फॉर्म आप लोगों की लास्ट ईयर पूछी गई थी। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, SVG याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म। XCF हो गया आप लोगों का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। AI हो गया एडोब इलस्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट। HEIF हो गया हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल फॉर्मेट। बहुत सारे फाइल फॉर्मेट हो गए हैं। ऑडियो फाइल फॉर्मेट, सबसे पहले तो आप देखो कुछ फेमस फाइल फॉर्मेट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि आप देखो PCM हो गया, AAC हो गया। इसमें से मैं फेमस वालों को ना एक बार
एनसर्किल कर देती हूँ, जैसे कि AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। देन है आप लोगों का WAV दैट इज वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट हो गया। देन आप लोगों का है WMA विंडोज का मीडिया ऑडियो हो गया, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखो फेमस के अंदर आप लोगों का आता है फ्लैग, ये भी बहुत फेमस है और एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडैक, ठीक है। M4A MPEG-4 ऑडियो है ना। मूवी फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG की फुल फॉर्म होती है और उसका 4A है, ये क्या है, ऑडियो के लिए होता है। ऑपस भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, ऑपस इंटरैक्टिव ऑडियो कोडेक हो गया। स्पेशली MP3, हम लोगों ने बचपन में अगर कोई भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट अगर याद किया था तो वो मैम क्या था, वो MPEG ही था। सबसे पहले हम यही पढ़े थे, है ना। MP3 और MP4, इसी से हम डिफरेंस करते थे बचपन में। अगर आप लोगों को याद हो, जब हमारे स्मार्टफोन्स ज्यादा नहीं कॉमन हुआ करते थे, आज के जमाने में तो इतने एडवांस फोन आ गए कि क्या कहें, तब हम लोग यही डिफरेंशिएशन पॉइंट रखते थे कि अरे तेरे में MP4 चलता है क्या, अरे तेरे में MP3 चलता है क्या। तो MP3 वाला मतलब जिसमें ऑडियो होता है, जिसमें आप गाने सुन सकते थे, और MP4 जिसके अंदर MMS होता था, है ना, मल्टीमीडिया एनवायरनमेंट होता था, यानी वीडियो भी चल सकते होते थे, तो वो आप लोगों का होता था MP4। ये है आपका MP3। एलैक एप्पल के लिए बनाया हुआ खास है, तो ये एप्पल का हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MIDI, देखो इस पर मैं 2 स्टार लगाई हूं, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये सवाल आपका पूछा जाता है ना। इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, तो वेट करिएगा, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, है ना। मैंने सारे के सारे ऑडियो और वीडियो के 2021 के और 22 के क्वेश्चन निकाल लिए हैं, सो दैट मैं आपको सॉल्व करा के विद प्रूफ बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए बन रहा है ना। जेन्युइनली बता रहे हैं, बहुत मेहनत आपके कंटेंट बनाने के लिए किया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस आप लोगों का हो गया, MIDI की फुल फॉर्म, है ना। VQF ट्विन VQ ऑडियो फाइल। देखो ये कुछ मैंने जो अभी रेड कलर से एनसर्किल किए हैं ना, ये कुछ ऐसे जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, बट जैसे कि आप लोगों को अपना रिदम पता है, हमारी क्लास का मोटिव क्या है, हमारी क्लास का मोटिव ये मैम, जो पूछा जा चुका है वो तो हमको समझना ही है, बट जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी जानना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। OGG, है ना, OGG वॉर्बिज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। AU ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। DSD डायरेक्ट स्ट्रीम डिजिटल होता है। APE मंकीज ऑडियो होता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है वीडियो फाइल फॉर्मेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, मजेदार टॉपिक। अब देखो वीडियो फाइल फॉर्मेट में आपको कौन कौन से याद रखने हैं। आपको याद रखना है MPEG, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि 2023 में UGC नेट ने इसी का टैटू करवाया है जी। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG, ठीक है ना। MPEG के अलावा आप लोगों का आता है MP4, जैसे MP3 था, यहाँ पर MP4 है। MP4 का मतलब होता है MPEG-4 पार्ट 14, ये फुल फॉर्म भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर बच्चों को MP4 का मतलब MPEG-4 ही पता होता है, जबकि ये नहीं, पूरी फुल फॉर्म है इसकी MPEG पार्ट 14। कभी कभी ये माइन्यूट चीजें भी स्टेटमेंट को गलत कर देती है। जैसे मैंने कल का जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आप उसमें देखो सिर्फ जेनेरिक वर्ड की वजह से क्वेश्चन सही या गलत हो सकता था, टेक्स्ट फाइल के वर्ड की वजह से क्वेश्चन सही या गलत हो सकता था, है ना जी। तो इसीलिए कह रही हूं कि ध्यान दीजिएगा। MOV वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक टाइम मूवी, MOV इसकी फुल फॉर्म होती है। विंडोज का जैसे ऑडियो के लिए स्पेशल होता है वैसे ही वीडियो के लिए स्पेशल होता है, नाम होता है विंडोज मीडिया व्यूअर, WMV। नेक्स्ट होता है आप लोगों का FLV फ्लैश वीडियो फॉर्मेट। क्या होता है इसका नाम, फ्लैश वीडियो फॉर्मेट। देन आता है आप लोगों का UGC नेट का एक और बिल्कुल फेवरेट फाइल फॉर्मेट, दैट इज AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव इज कंपैटिबल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखो MKV बहुत जरूरी होता है ना, मैट्रोस्का फॉर्मेट। MKV फाइल जो है उसे बहुत अच्छी मानी जाती है यूजुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूं, ये मैं OBS पे रिकॉर्ड कर रही हूँ या OBS पे मैं आप लोगों के लिए लाइव ले रही हूँ। तो जो OBS सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी जो ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, ये जो वीडियो फाइल फॉर्मेट यहाँ पर यूज होता है, ये ज्यादातर केसेस में .mkv ही होता है, या तो MKV होता है या MOV होता है। अगर MKV होता है तो आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी सबसे बेस्ट दिखती है।
आगे मैं बात करूं तो AVCHD एडवांस वीडियो कोडिंग हाई डेफिनेशन फॉर्मेट, ये HD जो है ये हाई डेफिनेशन के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। फिर आता है आपका WebM यानी कि वेब मीडिया फाइल, ऑडियो और वीडियो फाइल फॉर्मेट लिमिटेड है, बहुत ज्यादा हमने नहीं पढ़े, बट जितने भी पढ़े हैं उनमें से कुछ बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है जिन पर मैंने एनसर्किल भी आपको कर दिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से बात करी थी कि मैं टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट आपको बताऊंगी जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2023 में। तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव टेक्स्ट फॉर्मेट। ये सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा जो है वो एक्सक्लूसिव टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो याद रखेंगे आपका TXT हो गया, ठीक है, आप लोगों का RTF हो गया रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आपका JSON हो गया जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, XML हो गया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और आप लोगों का HTML दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सारे के सारे कैसे हैं, आपके एक्सक्लूसिव टेक्स्ट फॉर्मेट है। यहां पर नोटिस करिएगा मैंने PDF नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है PDF बताओ? क्योंकि PDF तो मैम इमेज के अंदर भी लगता है, टेक्स्ट के अंदर सारे के सारे कौन से आएंगे, जो ASCII फाइल फॉर्मेट के अंदर आते हैं। कल की क्लास याद है क्या? नहीं याद है तो अच्छे से रिवाइज करना, बताया था, है ना। तो आपको पता है रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट आप लोगों का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RTF। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है ये .RTF के एक्सटेंशन से सेव होता है। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ज्यादातर डेटा बेसिस के लिए हम इसे यूज करते हैं, कल मैंने पढ़ाई थी ये चीज आपको। इसके अलावा आप लोगों के फाइल फॉर्मेट्स की बात करूं तो कुछ फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जो होते हैं आप लोगों के कौन से, कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट। कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिप। जिप फाइल क्या होती है, कंप्रेस्ड फाइल होती है, ठीक है। टार यानी कि टेप आर्काइव, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इनकी, याद रखिएगा। रार है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा WinRAR, है ना। आपको किसी ने कोई फोल्डर दिया, कुछ भी दिया, तो आपके सिस्टम में अगर आपके पास में, आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में अगर WinRAR नहीं है तो कोई भी RAR फाइल खुल ही नहीं सकती, ठीक है। ये कंप्रेस्ड फाइल होती है जिसको ओपन करने के लिए आपको विंडोज का RAR फोल्डर चाहिए होता है, WinRAR चाहिए होता है। नाम सुना होगा आपने डेफिनेटली कभी ना कभी, है ना जी। तो याद रखेंगे RAR की फुल फॉर्म होती है रोशल आर्काइव फॉर्मेट, ठीक है। इसके अलावा कैबिनेट फाइल होता है LZMA दैट इज लेम्पेल-जिप मार्कोव चेन एल्गोरिथम, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये भी एक जिप फाइल होती है। आगे बात करूं तो 7Z होता है 7-zip आर्काइवर, ठीक है, ये जिप का ही एडवांस वर्जन है। अगर बात करूं ARJ की तो आर्काइव्ड बाय रॉबर्ट जंग। सभी के अंदर एक चीज कॉमन है, सब में लिखा है आर्काइव। मतलब क्या होता है आर्काइव का, कोई मुझे बता सकता है आर्काइव का क्या मतलब है? कोई भी बता सकता है? आर्काइव का मतलब होता है कलेक्शन या फिर स्टोरेज। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जब मैं एक जगह स्टोर करके रखती हूँ या फिर हम लोग बहुत लंबे समय के लिए उसको स्टोर करके रखते हैं, तब हम उसे बोलते हैं आर्काइव करना, प्रिजर्व करके रखना डेटा। आप बहुत सारा डेटा कंप्रेस करके एक जिप फाइल बनाकर रख सकते हो। इमेजिन करिए मेरे पास में 6 फाइल्स है, 10 फाइल्स है, 16 फाइल्स है, बड़ी बड़ी, वो 16 फाइल्स मुझे आपको भेजनी है, तो मैं क्या करूंगी, उसका एक जिप फोल्डर बनाऊंगी और आपको मेल कर दूंगी। तो वो जिप फोल्डर जब आप करते हो तो आप अलग अलग फाइल फॉर्मेट के साथ में जिप कर सकते हो, जैसे कि जिप कर सकते हो, आप एक रार फाइल बना सकते हो। रार के अलावा जार फाइल्स भी होती है ना। जार फाइल्स का मतलब होता है जावा आर्काइव फॉर्मेट, है ना। रार का मतलब होता है रोशेल आर्काइव फॉर्मेट। ऐसे बहुत सारे रार, जार, आर, वार बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे कि WinRAR आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा।